हेलो दोस्तों, मैं दाऊद सर आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 6 लेके आया हूँ। ये भी इतिहास के प्रश्न हैं जो 2021 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में नेक्स्ट अगले साल जो 2021 आ रही है उसमें पूछे जाने वाले, जो 1 फरवरी से इसका एग्ज़ाम होने वाली है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जानने में बहुत रोचक भी है। आखिर ब्रिटिश सरकार ने किसानों को कैसे शोषण किया, ये चीज़ इसमें पढ़ने को मिलेगा। किसान क्या थे, लगान क्या वसूले जाते थे, कर क्या वसूले जाते थे, चुंगी क्या वसूले जाते थे, किस तरीके से वसूले जाते थे, इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न का कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। सुनने में तो अजीब लग रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसी की तरफ महलवाड़ी भी आया है, इसी तरह से अन्य व्यवस्थाएं भी आए, लेकिन हमें पढ़ना है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जब यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने लगाया तो इंसान के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, यह प्रश्न कर रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। नहीं पता रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, लेकिन क्या है यह हमको जानना है। इसके सामाजिक माने समाज के लोग पर एवं आर्थिक उनके पूंजी पर, जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ है। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के दक्षिणी भारत के इलाके में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुआ। यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने चालू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूमि का मालिक होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, किसान भूमि माने खेतिहर का मालिक होता था, खेत का मालिक होता था। ब्रिटिश सरकार खेत का मालिक नहीं होता था, जमींदार खेत का मालिक नहीं होता था, किसान होता था। किसान खुद से बोता, अनाज ले आता, खाद करता, खाद उसमें छींटता, उसको कोड़ता, बोता, फसल काटता, सब कुछ वही करता। इसको ब्रिटिश सरकार से कोई मतलब नहीं थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसीलिए कहा गया कि किसान रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का खुद मालिक थे। इसके ऊपर कोई जमींदार नहीं होता, किसी के ये दबाव में या नहीं करते। हाँ, दबाव थी, किस चीज की थी, तो दबाव थी हमको लगान देने की, जो ब्रिटिश सरकार को 45 से 55% तक के लगान देना पड़ता। जैसे कि मान लिया आपके खेत में 1 कुंटल गेहूं होता है तो उसमें से करीबन 50 केजी आपको ब्रिटिश सरकार के घराने में या घर में या खदान में जमा करना पड़ता और 50% हिस्सा में आपको परिवार चलाना है, बीज के लिए रखना है, आपने कर्ज लिया है तो उसको बेच करके कर्ज सधाना है। इस तरह से किसानों को इस स्थिति का बहुत बुरा हाल हो गया। सोचिए आप 100 रुपये कमा के ले आइएगा, 50 रुपया किसी को दे दीजिएगा, 50 रुपये में आपको घर परिवार भी पालना है, दुख बीमारी भी करना है और उसमें कुछ सेव भी करना है, ऐसा संभव नहीं है। तो सोचिए 50, आज हम लोग के ज़माने में 4 कुंटल साल में हम लोग गेहूं खा जाते हैं, तो क्या 50 किलो में क्या एक परिवार चल सकता था? वो भी गांव देहात का लोग जो एक छिपा खाता है उसके लिए क्या बहुत मुश्किल है। शहर में तो इतनी से लोग खाएगा, तनिष्को एम से, लेकिन देहात में क्या होता है, लोग ज्यादा भोजन पर ही निर्भर होता है, तो अपना एक टाइम में दबा के भोजन खाता है। लेकिन शहर के लोग थोड़ा कर करके खाता है, चीख के। तो चलिए वही कर रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। हमने बताया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत से शुरुआत हुई। इसमें भूमि का मालिक किसान हुआ करता था और इसको लगान चुकाना पड़ता था 45 से लेकर के 55% तक। किसको? तो ब्रिटिश सरकार को, जिसके कारण बार बार ब्रिटिश सरकार किसानों से लगान मुहैया कराती थी, जिसके कारण किसानों की स्थिति बद से बदतर होने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति खराब होती चली गई। इसमें मालिक किसान होते हुए भी लाचार रहता था। मालिक खुद किसान फिर भी लाचार। अब मजा लूटता कौन? तो ब्रिटिश सरकार। उसको कुछ नहीं करना है, गोद में बैठे आता था, कहता था हमारे लगान दे दो, लगान लेके चल जाता था। सिपाही भेजता था, लगान वसूलता था, लगान वसूल के लेकर चल देता था। बैठे बैठे मलगुब्बा खा रहा था। यहाँ जो दिन भर मेहनत करता था वो बेचारे को खाने पर आफत था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में यही था, मालिक होते हुए भी भिखार था। ये भिखार होते हुए भी मालिक बन गया था। ये आया क्या था, ब्रिटिश सरकार यहाँ कुछ लेके नहीं आया था, सब कुछ तो एजेंट से बिटोरा। तो भिखारे ना आया कुछ नहीं, ले गया बहुत कुछ। तो हमारे लिए भिखार माना गया, लेकिन ले गया तो धनवान हो गया। आज हम लोग भिखार हो गए, सारे किसान भिखार हो गए। तो उसी रैयतवाड़ी व्यवस्था किसान में काफी क्षति हुई। अब हमें पढ़ना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या कारण हो गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जब किसान मालिक होते हुए भी कंगाल हो गए तो समाज के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा, उन लोगों के ऊपर आर्थिक व्यवस्था की कैसी प्रभाव पड़ी। तो इस व्यवस्था में समाज के लोगों के बीच में असंतोष बढ़ गया। खा नहीं पाते थे सही ढंग से, रख नहीं पाते थे, अपने परिवार को भरण पोषण नहीं कर पाते थे, सही ढंग से कमा करके जमा नहीं कर पाते थे, पूंजी गथा नहीं थी। इसलिए उनकी स्थिति क्या हुई, दिन पर दिन बद से बदतर हो गई।
दूसरा है समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न होने लगी, समाज में मुठभेड़ होने लगा, झगड़ा झुगड़ी होने लगा, असंतोष फैलने लगा कि हम जितना बोल रहे हैं उतना में हमारी भरण पोषण नहीं हो रही है। लोग अंग्रेजी सरकार के विरोध करने लगे, उस पर आंदोलन चलाने का साजिश रचने लगे, किस तरीके से हमको रैयतवाड़ी व्यवस्था से छुटकारा मिल जाए। इस सारे तरीके से दिमाग घूमने लगा कि हम किस तरीके से रैयतवाड़ी व्यवस्था से बचे। इसी को हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद आता है किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। मान लिया तनी देर के लिए मान लीजिए कि मान लिया कि है खेत में 1 कुंटल गेहूं होता है, इसमें से अगर आप 50 किलो आप उसको दे देते हैं, किसको? ब्रिटिश सरकार को, तो 50 किलो आप ही के पास ना बच गया। जब 50 किलो आपके पास बच गया तो इसमें से सोच लीजिए आपको परिवार में अगर 6 गो सदस्य हैं तो 6 गो सदस्य को साल भर खिलाना। ऐसा थोड़ी कि गेहूं 1 साल में 3 बार उगेगा, नहीं ना उगेगा। 6 आदमी को खिलाना है, प्लस इसके बीज के लिए रखना है, बीज के लिए रखबे कीजिएगा। अब प्लस इसमें जो खाद गोबर लगा हुआ था वो जो खरीदे हैं तो वही में से मार्जिन करके जाएगा खाद गोबर के लिए। ये खाद गोबर हो गया, उसके बाद से ये परिवार हो गया, ये बीज हो गया। अब सोचिए अंग्रेज अकेले 50 गो खा रहा है, ये अंग्रेज है, अंग्रेज अकेले 50 किलो खा रहा है। इस 50 किलो में 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो रहा है, तो कहां से परिवार चलेगा? परिवार चलेगा ही नहीं। इसीलिए परिवार की स्थिति दिन पर दिन क्या हो गई? बिगड़ते चली गई। उसके बाद करें रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां से शुरू हुई थी? तो मद्रास से लेकर के बंबई की प्रेसिडेंसी तक लागू की गई। मतलब मद्रास, बंबई या अन्य दूसरे प्रांतों में, राज्यों में, छोटे छोटे प्रांतों में यह लागू किया गया था, जिसके कारण सारी स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि किसान मरने को तैयार हो गए। पर रैयतवाड़ी व्यवस्था उन्हें पसंद नहीं आई, उन्हें रास नहीं आई, जिसके कारण क्या हुआ? धीरे धीरे करके रैयतवाड़ी व्यवस्था समाप्त होने लगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ जो आगे हम पढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न है भूमि की अस्थायी बंदोबस्त क्या थी? भूमि कि अस्थाई बंदोबस्त मतलब अब भूमि को किसके हाथ में दे दिया गया? पिछले क्वेश्चन में था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो उस समय के रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान मालिक थे, लेकिन इसमें हो गई भूमि अस्थाई बंदोबस्त। तो भूमि अस्थाई बंदोबस्त में क्या लाभ थे, क्या हानि था? भूमि अस्थाई बंदोबस्त के रूप में यह किसको दे दिया गया? तो इसमें जो था यह जमींदार इसके मालिक होते थे, जिसको दलाल हम कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू हुआ? तो बंगाल में लागू हुआ। कहां, किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। तो हम यहां पढ़ रहे हैं कि भूमि की अस्थायी बंदोबस्त। ऐसे देखा जाए तो भूमि अस्थायी बंदोबस्त वह है जो पिपासु, खून पीने वाला जमींदार, वो अस्थायी बंदोबस्त में, भूमि बंदोबस्त में पूर्ण रूप से किसानों का खून चूसा, पूर्ण रूप से किसानों को निचोड़ लिया। इतने तरीके, अच्छे तरीके से निचोड़ा जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा इतना निचोड़ देता है कि बिना आयरन किए आप पहन नहीं सकते हैं। उसी तरह से किसान को इतना निचोड़ा कि अब उनको उठने में काफी समय लग जाएगा। इस तरीके से लग गया उनको समय। तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब, कहां लागू किया गया? तो बंगाल में लागू किया गया था। इस अस्थायी बंदोबस्त में यह था कि जमींदार खेतों के मालिक हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की अपेक्षा इसमें से जमीन छीन करके अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया और जमींदार से कहा कि तुम एक निश्चित अवधि ले लो, समय ले लो और निश्चित कर हमको दो। मतलब तुम किसान से जितना वसूलना है वसूलो और हमको इतना दे दो। लेकिन ऐसा बात नहीं था, उसमें किसान से 50% वसूला जाता था, 50%, और सरकार को 40% दिया जाता था। मतलब सरकार ने कहा कि तुम हमको एक निश्चित समय के साथ एक निश्चित रुपया या धन संपत्ति दो और तुम किसानों से तुम अपना वसूल लो। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ब्रिटिश सरकार को यह होता था कि उनको जगह जगह जा करके किसानों से लगान वसूलने, अनाज वसूलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह सारा काम जमींदार खुद कर लेता।
इससे ब्रिटिश सरकार को मुनाफा यह हुआ कि इसको अपने सैनिक को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको अपना खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ता, सारा खर्च जमींदार के हाथों में था। उसको दे दिया गया था कि तुम जमीन का मालिक हो, तुम जमीन जिसको देना है दो, बुआओ, खियाओ, लेकिन हमको इतना रुपया चाहिए, भले उस जमीन में कितना हो धन संपत्ति हो और चाहे धन संपत्ति नहीं हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको साल में इतना चाहिए। तो निश्चित है कि अगर साल में ज्यादा होता है तो सब कौन रख लेगा, जमींदार ना रख लेगा। अब कम होता है तो कौन देगा, जमींदार होगा। तो जमींदार देने वाला कहाँ था, छीन छपट के किसान से दे देता लेके। तो यह बंगाल में लागू किया था। इससे काफी नुकसान हुआ किसानों को और काफी मतलब लाभ भी हुआ। किसको, जमींदार को। नुकसान किसको होता है, तो किसान को, और लाभ किसको होता है, तो जमींदार को। देखिए रो रहा है किसान, हंस रहा है जमींदार। ये जमींदार है, किसान है, तो नुकसान किसको हुआ, तो किसान को तो हानि है। जमींदार किसको, जमींदार को क्या हुआ, लाभ है, तो हंस रहा है। देखिए जो भूमि का मालिक जमींदार हो गया, किसान से छीन लिया गया, अब मालिक कौन हो गया, जमींदार। उसके बाद जमींदार सरकार के घर में एक निश्चित राशि जमा करने लगा कि 50 हर साल 50 रुपया, 50 रुपया, 50 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 50 करोड़ जमा करने लगा। भले वो 50 लाख के जगह पर उसको 60 लाख आए, 70 लाख आए, 80 लाख आए, 50 लाख आए, 100 लाख आए, करोड़ों में आए, अरबों में आए, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। बस उसको 50 लाख रुपया लेके जमा कर, ऐसा नहीं 50 लाख जमा करना था, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक कर के रूप में, हम एक मिसाल के रूप में बता रहे कि इतना जमा कर देना था, एक निश्चित कर दिया था कि हमको इतना जमा करना है, इसके बाद जो बच जाए वो आप रख लो। इस व्यवस्था में कानून के तौर पर जमीन का भूमि या जमीन का मालिक किसान को से मनमाना लगान वसूलता था। इस समय अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक कानून के तौर पर जमींदार था और जमींदार को पूर्ण रूप से हक था कि वो जिस तरीके से भी हो मनमाना तरीके से किसान से वह लगान वसूल सकता था। जैसे कि हमारी प्रशासन हमसे जबरन वसूलती है, हम लोग से जबरन हेलमेट का पैसा, मास्क का पैसा, तो कुछ होता कुछ का पैसा जगह जबरन वसूल लेती है। ऐसे तो कानून भी है कि आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपको जुर्माना देना होगा, लेकिन जबरदस्ती वसूल लेना ये गलत है। जबरदस्ती वसूलना मजबूरी है उन लोगों की। उसी तरह से इनकी ये मजबूरी नहीं थी, इनकी शौक थी कि अगर हम जबरदस्ती नहीं वसूलेंगे तो हम कहाँ से ब्रिटिश सरकार को देंगे और हमारा पेट कहाँ से भरेगा। तो उस समय अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था कानूनी तौर पे। ब्रिटिश सरकार ने कानून में लिख के दे दिया उसको अपने कानून में कि जमींदार कौन है, तो खेत का मालिक है। अब खेत का जब मालिक ही है तो मनचाहा तरीके से किसान को वह वसूला, किसानों से वह वसूला क्या, अनाज या टैक्स। उसके बाद इस व्यवस्था में लागू हो जाने के कारण जमींदार लोग काफी संपन्न हो गए। यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त लागू होने के कारण जमींदार लोग इतने फले फूले कि उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही और बहुत अधिक दिनों तक उन्होंने जमींदारी को निभाई और हंसते और फूलते रहे। लेकिन उसी तरीके से किसान रोते रह गया। जब से अस्थायी बंदोबस्त लगा तब से किसान रोया ही, हर पल में रोया, क्योंकि हर व्यवस्था में उसको घाटा ही था। इस व्यवस्था में किसान की शोषण की गई। कौन किया शोषण, तो जमींदार किया। क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसको कानूनन तौर पे खेत का मालिक जमींदार को बना दिया। अब जमींदार से वो एक निश्चित कर वसूलने के लिए कह दिया कि हमको तुम इतना पैसा दो, तो किसान जमींदार अपना बाप किया से थोड़ी देगा। जमींदार कहाँ से ले आएगा, वो किसाने से ना ले आएगा, वो मार के ले आए, छीन के ले आए, पीट के ले आए, या जबरदस्ती ले या प्यार से ले आए। उससे मतलब नहीं था, उसको कर देना ही था जमींदार को। किसको, ब्रिटिश सरकार को। और जमींदार को लेना ही था किससे, तो किसान से। तो गेहूं में तो लेबे करेगा, रुवा के लिए चगवा करके ले। दूसरा था, समाज में लोगों के बीच असंतोष फैलने लगा। लोगों को लगने लगा कि जब से रैयतवाड़ी व्यवस्था आया है ना, तो अब से हम लोगों को बर्बाद कर दिया है। कि जब सरकार का जाने कितना ले रही है ये तो पता नहीं, लेकिन हमसे जमींदार इतना ले रहा है, इतने फसल हुआ है, इतना ले लिया, का परिवार पाले, का बीज के लिए रखे, का कर्ज सधाए। इससे क्या हुआ, उन लोगों के बीच में असंतोष पैदा होने लगा। किसान, असंतोष का मतलब संतोष पैदा नहीं होने लगा, समाज में लोगों के बीच असंतोष फैलने लगा। किसान गरीब होने लगे। किसान क्या होने लगे, गरीब होने लगे, क्योंकि जो भी उनके पास अन्न था वो सारे जमींदार को दे देते थे। समाज में आर्थिक विषमता की स्थिति उत्पन्न होने, लोगों के अंदर में मारपीट की या झगड़ा झुगड़ी की, लोगों के अंदर में असंतोष पैदा होने लगा कि हमारी भरण नहीं पोषण नहीं हो रहा है, हमारा पेट नहीं भर रहा है। ये सारे चीज विषमताएं पूरा होने लगे। तो अब बताइए कि अस्थायी बंदोबस्त का अच्छा था, नहीं बुरा था। अस्थायी बंदोबस्त में कौन मालिक था, तो ये जमींदार मालिक था। अब किसकी स्थिति बद से बदतर हो गई, तो इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। कौन, तो किसान। अब किसके चलते, तो ब्रिटिश सरकार के चलते, ये व्यक्ति के चलते, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, जो बंगाल में ये लगाया था।
अब सोचिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई व्यवस्था में अंतर क्या है। जो पिछला क्वेश्चन रैयतवाड़ी व्यवस्था था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान मालिक था और अस्थाई बंदोबस्त में कौन मालिक हो गया, तो जमींदार मालिक हो गया, वो भी कानूनी तौर पे, जिसको ब्रिटिश सरकार ने लिख के दे दिया कि तुम जाओ जमीन का मालिक हो, तुम हमको इतना पैसा दे देना, बाकी जितना वसूलना उतना तुम रख लेना। तो सोचिए अपना मनमाना तरीके से कितना वसूला होगा और किस तरीके से वसूल रहा होगा। तो इसमें निश्चित है कि पिसाएगा कौन, तो किसान पिसाएगा। चलिए यह प्रश्न खत्म हुआ। अगर यह प्रश्न और ये सारे हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है तीसरा प्रश्न और यह है चौथा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 1857 की सिपाही विद्रोह। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये पूछता है और इस साल भी 2021 में बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा, इंटर के एकदम पूछेगा। चांस है, इसे आप जरूर पढ़ें और गहनता से पढ़ें। आपको ये पूरा नहीं है, बस इसको मैं बोल करके पूरा बताऊंगा, लेकिन ये अधूरा है, लिखा हुआ अधूरा है, कुछ मेन टॉपिक लिखे गए हैं। अगर इसका पूरा का पूरा नोट्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को ले करके और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए 1857 को सिपाही विद्रोह के कारण भारत में पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई सिपाही विद्रोह लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, तो 1857 में। इसमें सिपाही और सैनिकों के बीच में यह युद्ध लड़ी गई। अब क्या है, सैनिक और सिपाही। सैनिक जिनके पास अस्त्र और शस्त्र हो, गोला बंदूक और बारूद हो। सिपाही जिनके पास लाठी, तीर, भाला, बर्छी, ईंटा पत्थर हो, वो सिपाही हो गए। तो कर 1857 का सिपाही विद्रोह के कारण, तो भारतीय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में पहली युद्ध को हम सिपाही विद्रोह कहते हैं। इस सिपाही विद्रोह में सैनिक और सिपाहियों के द्वारा लड़ी गई थी। इस सिपाही विद्रोह का बहुत से मुख्यतः कारण है। चलिए हम इस मुख्यतः 5 कारणों को जानते हैं कि आखिर यह सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था। पहले फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, 1857 में। सिपाही विद्रोह किसके किसके बीच में हुआ, तो सैनिकों और सिपाहियों के बीच में। सैनिक किसके थे, तो ब्रिटिश सरकार के थे, और सिपाही किसके थे, तो भारतीय के थे। इस सिपाही विद्रोह के कई कारण हैं, चलिए जानते हैं। पहला राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण का मतलब है हड़प की नीति अपनाना। जैसे मजदूर, जमींदार, राजमिस्त्री, सोनार, बढ़ई के द्वारा काम को करा लेना, काम सही ढंग से उत्पन्न करा लेना, उसके बाद उनके पैसे न देना, उनके संपत्ति को हड़प लेना, प्लस उनके औजार को हड़प लेना, प्लस उनके बनिहारी को हड़प लेना, ये सारे मतलब किसी भी तरीके से किसी भी वस्तु को हड़पना, यह राजनीतिक नीति में आती है। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक। दूसरा है आर्थिक कारण, पैसे का कमी। भारतवासियों के पास पैसे की बहुत ही कमी थी, क्योंकि पहले ही भारतवासियों के पास पैसे की बहुत कमी थी। पहले ही उन लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त लगा करके किसानों को इतना ना कमजोर कर दिया था कि उसके पास, अब किसानों के पास, भारतीयों के पास पैसे की बहुत कमी थी। तो आर्थिक कारण यह भी था कि लोग सिपाही विद्रोह को छेड़ा, बहुत अच्छे तरीके से शोषण किया जाता था उन किसानों को या आम जनता को, इसलिए उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। तो यह आर्थिक कारण हो गया। तीसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार चाहते थे कि सारे भारत के निवासी हिंदू धर्म को छोड़ करके वह ईसाईयत को कबूल कर ले। ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, सारे भारत के निवासी, वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, सारे लोग अपने धर्म को छोड़ करके वह ईसाईयत धर्म को कबूल कर ले। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति अपना ली, जिसमें सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी का उत्पन्न किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि हिंदू अलग हो गए और मुस्लिम हो गए, जिसके कारण काफ़ी भारत को क्षति भी हुई और उसकी सामना आज भी करने को मिलता है, जिसके कारण ये 1857 का विद्रोह और कमजोर हो गया। हिंदू लोग अपने अलग शस्त्र बल लेकर के युद्ध करने जाते हैं, मुस्लिम लोग अलग जाते हैं, जिसके कारण दोनों दल एक साथ न मिलकर युद्ध करता है, जिसके कारण बार बार उनको हार का सामना करना पड़ता था। उसके बाद आती है धार्मिक, बता दिए तत्कालीन कारण। चलिए तत्कालिक कारण भी हम बता देंगे। राजनीतिक कारण हमने बता दिया, हड़प नीति। सामाजिक कारण क्या था, गलत नीति, समाज में लोगों को गलत भाव बताना, गलत चीज़ें बताना, उनके मानसिकता को बिगाड़ना,
ब्रिटिश सरकार करती थी, इस तरीके से सामाजिक कारण बिगड़ता था। इस तरीके धार्मिक कारण मतलब ईसाई धर्म को कबूल कराना था। तत्कालिक कारण का मतलब तुरंत किसी भी नियम को पारित कर देना, बिना किसी को सोचे समझे बताए तत्कालिक नियम को पारित कर देना। जब किसी पे शक हुआ उसको उठा के टांग के ले आए, फांसी दे दिए, मारे पीटे, फिर मन किया तो फांसी नहीं दिए तो छोड़ दिया, तो फांसी दे दिए, ले आके काल कोठरी में बंद कर दिए। ये सब तात्कालिक बिना किसी को बताए कोई नियम को पारित कर देना, यह तत्कालीन कारण हो गया। इस तरीके से 1857 का विद्रोह हुआ। इसको पूरी तरीके से अगर आपको चाहिए तो आपको नोट्स लेने पड़ेंगे, नोट्स को पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके क्लियर होंगे। चलिए इसकी झलक फिर से हमें थोड़ी सी बता देते हैं कि 1857 के विद्रोह की सफलता का विफल क्या कारण था। आखिर 1857 का विद्रोह जो हुआ आखिर विफल कैसे हो गया, असफल काहे हुआ। 1857 में तो इतना कारण के कारण हुआ, सोचिए वो घर में एक आदमी का 5 धूल जमीन छका जाता है तो इतना बवाल होता है। 1857 के विद्रोह में 5-5 वो कारण हुआ, 1857 भी हुआ, 1857 का विद्रोह भी हुआ, फिर भी असफल हो गया। का है, क्यों असफल हुआ, तो उसका कारण था भारत का असफल होने का, विद्रोह असफल होने का पहला कारण था भारतीय लोगों की एकता नहीं थी। क्योंकि पहले ही वो धार्मिक कारण की वजह से वह क्या किया था, फूट डालो शासन करो कि पहले ही क्या किया, फूट डालो शासन करो की नीति अपना दिया, हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया। जब दोनों समुदाय में एकता ही नहीं रहेगा तो कोई युद्ध कर पाएगा, नहीं युद्ध जीत पाएगा। दूसरा कारण था भारतीय लोगों की आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके पास पैसे नहीं थे, पहले ही वह किसानों को कमजोर कर दिया था, व्यापारियों को कमजोर कर दिया था। इस नीति में, आर्थिक नीति में व्यापारियों को कमजोर कर दिया था, लूटपाट कर लिया था, हड़प लिया था, उनको पैसा नहीं दिया था, उनसे मजदूरी करा लिया, उनके सर संपत्ति को लूटपाट कर लिया। तो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो युद्ध करें, कहाँ से खाएंगे कि युद्ध करेंगे, वो कमाएंगे तो परिवार पोसेंगे कि युद्ध करेंगे। इसीलिए आर्थिक रूप से यह विफल हो गया 1857। तीसरा कारण, भारतीय लोग के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। पैसा रहेगा ही नहीं तो अस्त्र शस्त्र कहाँ से खरीदेंगे, पैसा रहेगा तब न जमीन खरीदेंगे, उसी तरह पैसा रहेगा तब न हमारे पास बंदूक का तोप आएगा। लेकिन उन लोगों के पास बंदूक का तोप भारी मात्रा में थी, वो लोग युद्ध करने जाते थे बंदूक तोप से जाते थे, हम लोग भारतीय लोग जाते थे तो लाठी फाटा ईंटा पत्थर लेके जाते थे। अब भारतीय लोगों के पास युद्ध के नेतृत्व करने के लिए कोई अच्छा नेता भी नहीं था, राष्ट्रीय स्तर पर कोई बढ़िया नेता नहीं था कि भारतीय लोगों के अंदर में उत्तेजना लाए, भारतीय लोगों के अंदर में एक ऐसी मनोबल बढ़ाए जिसके कारण से भारतीय लोग युद्ध कर सके। ऐसा कोई उनके पास रणनीति नहीं था, कोई अच्छा नेता नहीं था कि उनको बल दे सके। तो हमने क्या जाना कि 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण, पहला कारण भारतीय लोगों की एकता नहीं थी, क्योंकि दोनों हिंदू अलग थे, मुस्लिम अलग थे, सिख अलग थे। दूसरा, भारतीय लोगों की आर्थिक रूप से कमजोर थे, पैसा नहीं था, खाने पीने को लाले पड़े हुए थे तो युद्ध कैसे करते। तीसरा, भारतीय लोगों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, धन संपत्ति रहेगा तभी तो हथियार बल खरीदेंगे। चौथा था, उनके पास राष्ट्रीय कोई अच्छा नेता नहीं था जिससे उनका मनोबल को बढ़ाए और इस विद्रोह को आगे बढ़ाए। इसके कारण से क्या हुआ, यह युद्ध जो था विद्रोह 1857 की, यह विफल हो गया। चलिए हम आगे के प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है 1857 के विद्रोह का स्वरूप का वर्णन कर। हमने अभी बताया कि 1857 का विद्रोह क्या था। 1857 का विद्रोह सिपाही और सैनिक के बीच में हुआ था। सैनिक ब्रिटिश सरकार की थी और सिपाही भारतीयों का था। इसके कई परिणाम हुए। हमने ये भी बताया कि आखिर सिपाही विद्रोह विफल क्यों हो गया। तो सिपाही विद्रोह विफल होने का 4 कारण हमने बता दिया। लोगों के अंदर भी एकता नहीं थी, शस्त्र नहीं थे, आर्थिक पूंजी नहीं थी, या लोगों के पास, भारतीय लोगों के पास राष्ट्रीय नेता नहीं था कि उनके मनोबल को बढ़ावा दे जा सके। उसी तरीके से यह प्रश्न है 1857 के विद्रोह का स्वरूप वर्णन करें। मतलब 1857 के विद्रोह के बारे में सभी लेखकों ने अलग अलग रूप से उल्लेख किया है कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। अभी तक साक्ष्य रूप से ये किसी ने नहीं कहा कि 1857 का विद्रोह भारत को आजाद करने के लिए किया गया, ईसाई धर्म को खत्म करने के लिए किया गया, या किसी भी धर्म को अपना बढ़ावा देने के लिए किया गया, या ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिपाही विद्रोह में सारे भारत के सैनिक शामिल ही थे। ऐसा भी नहीं है। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत में जितने भी सैनिक थे वह कुछ ब्रिटिश सरकार के तरफ से थे तो कुछ ब्रिटिश सरकार के विरोध में थे। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें कुछ जो ब्रिटिश सरकार के तरफ थे तो उधर थे, लेकिन जो भारतवासी के तरफ से वो भारत के साथ लड़े, प्लस आम पब्लिक जनता भी 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। इसलिए हम कह भी नहीं सकते हैं कि पूरी तरीके से सिपाही विद्रोह जो था वह सैनिक और सिपाहियों के बीच में हुआ। कुछ लेखकों का कहना है कि सिपाही विद्रोह में हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र थी, और वह वैज्ञानिक कौन थे, तो डब्ल्यू टेलर नामक यह विद्वान थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का रूप कहा कि यह विद्रोह जो है वो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है।
या तो उसको अलग करने का या उसको जोड़ने का। दूसरा, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह ईसाई धर्म को समाप्त करने का था, क्योंकि 1857 का एक मुख्य रूप से यह भी है कि ब्रिटिश सरकार चाहता था किसी भी तरीके से पूरे भारत से हिंदू मुस्लिम हर जाति को समाप्त कर दिया जाए। 1857 के विद्रोह में आपको बताया गया था पिछले प्रश्न में कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि पूरी तरीके से भारत के अंदर से मुस्लिम, हिंदू या सिख सारे समुदाय का समापन हो जाए और ईसाई धर्म की आगमन हो जाए। तो 1857 के विद्रोह में आप ये भी कह सकते हैं कि ईसाई धर्म के विरोध में यह विद्रोह छेड़ा गया था। 1857 का विद्रोह के कई कारण हैं, जैसे कि कई उल्लेखों में अलग अलग रूपों से विद्वानों ने बताया कि किसी ने बताया कि मुस्लिम हिंदू के समुदाय को षड्यंत्र था, कुछ लोगों ने बताया कि ईसाईयत धर्म खत्म करने का था। तो सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग रूप से साक्ष्य दिया है। ये किसी ने नहीं कहा कि सिपाही विद्रोह किसी एक कारण से हुआ, किसी भी एक। मैंने पिछले प्रश्न में बताया था सिपाही विद्रोह 4 कारण से हुआ, फिर हमने इसमें आके कह दिया कि सिपाही विद्रोह का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं हुआ कि एक ही कारण से हुआ था। आर्थिक भी हो सकता है, अच्छा नेता न होने के कारण भी हो सकता है, भारत के अंदर असमानता फैलाने का कारण भी हो सकता है, फूट डालो शासन करो के भी कारण हो सकता है। ब्रिटिश तो चाहती ही थी कि भारत को हम कई भागों में बंटवारा कर दे, जिससे हम आसानी से भारत को अपने कब्जे में कर लेंगे। यहां तक कि भारत से जाते जाते उसने भी वह उसको बंटवारा करके चला गया, या जब बंटवारा हो रही थी तो उस समय भी वहां ब्रिटिश सरकार की थोड़ी बहुत हाथ उसमें थी। चलिए हम इस प्रश्न को यहां समाप्त करते हैं, यह प्रश्न यहां खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से लेकर के आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।